इंटेक्स क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर आपको एनसीईआरटी बुक जो नई वाली है उसके अकॉर्डिंग ये पेज नंबर 5 पर है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 1.1 है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। हमें बेंजीन की मास परसेंट निकालनी है एंड द कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 ग्राम of benzene is dissolved in 122 ग्राम of carbon tetrachloride। चलिए आइए इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। गिवन चीज लिखते हैं, गिवन में क्या है यहाँ पे मास परसेंटेज, सॉरी मास गिवन है किसका, बेंजीन का, वो भी कितना है 22 ग्राम। और किसका मास दे रखा है आपको, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, मास परसेंटेज पूछा गया है। तो आप देखेंगे राइट साइड में आपकी स्क्रीन पे जो मास परसेंटेज का फॉर्मूला है वो क्या है। जैसे किसी का भी जब मास परसेंट निकालते हैं तो उसका मास ऊपर और नीचे जितनी भी चीज होती है उसका टोटल मास, यानी कि यहाँ पे अगर दो चीजें तो MA और MB और मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए यहाँ पे मास परसेंट का फॉर्मूला अगर हम बेंजीन का लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ बेंजीन, और यहाँ पे दो ही चीज है हमारे पास सॉल्यूशन में, वो है आपके पास C6H6 और दूसरा क्या है कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो ये दो चीजें ही यहाँ पे टोटल मास नीचे आ जाएगा, यानी कि मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मल्टीप्लाई मास परसेंट निकालने के लिए किससे करेंगे हम, 100 से। तो इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं। यहाँ पे हमें मास ऑफ बेंजीन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22 ग्राम, तो ये हमने अप्लाई कर दी। नीचे भी हमने मास ऑफ बेंजीन 22 लिख दिया। और आपको गिवन क्या था, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कितना है 122। तो देखिए इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 22 और 122 को तो कितना आ जाएगा 144। और अब देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये कैलकुलेशन भी मैं करके दिखाने वाला हूं। अगर जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है वो इसको वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन ये उन बच्चों के लिए कैलकुलेशन करा के दिखाना चाहता हूं जिनके लिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम मैं यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल में एक एक कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। हर चीज में आपको यहाँ पे शो करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा ताकि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट बना रहे। बस उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा जिनको अगर वीडियो में मतलब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो वीडियो को स्किप करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए पहले मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे आया। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 22 इंटू 100 अपॉन 144। मुझे मालूम है बच्चों को आती है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी किसी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए मैं कर दे रहा हूँ। तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा ये 72। अगेन हमने 2 से काटा कितना हो गया ये 36, और यहाँ पे हमने कैंसिल किया 2 से तो ये कितना हो गया 50। फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 और यहाँ पे ये आपका कितना आ गया 18। अब ऊपर आपका कितना रहे बच्चा 11 इंटू 25, 11 और 25 की मल्टीप्लाई करते, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 कितना हो गया 27, और नीचे आपका बचा कितना 18। अब हम 18 को डिवाइड करेंगे किससे, 18 को डिवाइड करते हैं हम 275 से। तो 18 बन जा 18, आपका बचता है यहाँ पे 995, 18 के टेबल 95 में पढ़ेंगे तो 18 5 जा कितना हो गया आपका 90, बचा कितना 5, और यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ पे कितना उतार लिया हमने 0, और 18 3 जा 54 ज़्यादा हो जाएगा, 18 2 जा कितना हो गया आपका यहाँ पे 36, और रिमेनिंग में बचा 14, उतारेंगे डेसिमल लगा हुआ है तो 0, 18 7 जा कितना होता है आपका 126, तो बचेगा आपका कितना 140 फिर से, और फिर 0 उतारेंगे तो ये कितना आ गया 7। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल के रख रखा है, ये कितना आ गया आपका 15.277%। तो ये उन बच्चों के लिए भी कैलकुलेशन है जिनको प्रॉब्लम्स है, और नहीं जिनको नहीं आती है वो अपने आगे कंटिन्यू करे वीडियो को स्किप करके। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के लिए जो अगर 5 के अगर ये दो प्लेस डेसिमल के 2 प्लेस तक करते हैं और उसके आगे का नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं। तो 7 की जगह यहाँ पे हम क्या कर देंगे 8। तो ये आपका आ गया 15.28%। अब देखिए अब हमें किसका मास निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए सॉल्यूशन में दो ही चीज है तो एक की हमें परसेंट पता चल गई। अब हम दूसरे की परसेंट निकाले तो इसकी क्या करेंगे 100 में से, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया आपका यहाँ पे सॉल्यूशन कितना परसेंट के रूप में 100 में
आपका जो बेंजीन है C6H6, उसकी हमें परसेंटेज पता चल गई कितनी है, 15.28%। अब दूसरा जहाँ पे जो कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसकी परसेंट निकालने के लिए 100 में से इसको क्या कर दे, हम माइनस कर दे। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, और माइनस तो बहुत इजी होता, कर ही लेंगे। तो माइनस करके आपका आ जाएगा 84.72%। तो ये सबसे आसान तरीका था। वैसे आप चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ बी निकाल के, यानी कि मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इंटू 100। लेकिन ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इससे क्यों निकालेंगे, हमारे पास बहुत सिंपल सा तरीका है ये। तो 80% पता करके दूसरे के लिए 100 में से क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, मास परसेंटेज पूछा गया था बेंजीन का। तो मास परसेंटेज बेंजीन का हमने ये निकाल लिया। एक तो आपका ये आंसर हो गया यहाँ पे, और दूसरा आपसे पूछा गया था मास परसेंटेज किसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो वो ये आपका आंसर हो गया 84.72%। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.2, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30 ग्राम by mass in carbon tetrachloride। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ गिवन है, आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन में क्या है, आपका पास बेंजीन, बेंजीन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 है, और उसके संग क्या चीज़ कंटेन करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बेंजीन है, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, और बेंजीन जो है वो सोल्यूशन में कितना है, 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब 30% आपका यहाँ पे बेंजीन हो गया 30 ग्राम मास के हिसाब से। तो रिमेनिंग 100 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 ग्राम। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, गिवन मास में आपने लिख लिया 30% ऑफ बेंजीन बाई मास इन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब हो गया यू हैव टू गिवन मास ऑफ बेंजीन जो कि आपको 30 ग्राम है, और रिमेनिंग आपका क्या बचेगा, मास ऑफ टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आप फॉर्मूला देखेंगे, आपके पास अवेलेबल फॉर्मूला क्या है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालते से ए के लिए, तो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो देखिए सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बेंजीन। तो बेंजीन के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं जीटा बेंजीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए इसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम मोल्स का लिए फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे देखिए गिवन मास आपके पास कितना दे रखा है, 30 ग्राम। ये आपका हो गया गिवन मास 30 ग्राम। और मोलर मास निकाला, आप जानते हैं कार्बन का कितना हो गया, एक कार्बन का हो गया 12, और कितने कार्बन है आपके 6, तो 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, और कितना हो गया 6। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 12 6 कितना हो गया आपका 72, और प्लस 6 तो 78। तो 30, अब ये आपका कितना बचा 30 अपॉन 78। तो आइए इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना है 30 अपॉन 78, 2 से कैंसिल करेंगे 15, 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, और ये कितना हो गया 39। अगेन 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15, और ये 3 1 जा 3 3, तो ये आ गया 5 अपॉन 13। और 13 को भी अगर हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, जीरो बढ़ाया 13 3 जा कितना होता है 39, ये बचा आपका 11, डेसिमल लगा जीरो उतार लेंगे, और यहाँ पे 13 कितना आ जाएगा 8 जा 8 3 जा 24 104। तो ये कितना बचा 6, डेसिमल लगा हुआ था जीरो, 13 4 जा कितना होता है 52। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.83 ग्राम मोल। अब देखिए ये हमारे पास एक्चुअल में ये किसके मोल्स आ गए, आपके बेंजीन। अब हम मोल्स किसके निकाल लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए गिवन मास कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन मोलर मास। तो आपके पास गिवन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके पास गिवन है 70 ग्राम, और मोलर मास
लगाएंगे तो कार्बन का 12, 35.5 किसका हो गया, क्लोरीन का। क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके अगर 12 ऐड कर देते तो आपका आंसर आ जाएगा 70/154। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। और देखिए जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है तो वो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ के उसको देख लीजिए फॉरवर्ड करके। आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आंसर आपका आ रहा है 0.54। तो इसको मैं एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ। हालांकि बच्चे जानते ही कैलकुलेशन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर बच्चा, इस चैनल से हर बच्चा सीखे। वो जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीखे, और जिसको आता है वो भी सीखे। तो जिसको कैलकुलेशन आती है वो अपने आगे को फॉरवर्ड करते हुए देख लीजिए। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, ये 35। 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर अगेन 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35, और ये 11। 5/11 का मतलब 11 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 5 से। डेसिमल लगाया 0। 11 की 50 में पढ़ेंगे तो 11 4 जो 4 जा कितना हो गया, 44, 6। डेसिमल लगाया 0, और 11 5 जा कितना हो गया आपका 55, कितना रह गया आपका यहाँ पे 5, 0। 11 4 जा 44 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 0.454 ग्राम पर मोल। तो देखिए अब हमारे पास दोनों मोल्स आ चुके हैं। हमें एक्चुअल में निकालना क्या था, मोलर फ्रैक्शन निकालना था। तो हमारे पास ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना हो गया, आपने इसकी वैल्यू लगाई, नंबर ऑफ मोल्स किसके, बेंजीन के, जो कि आपके निकले हुए 0.384, और नीचे भी वही लगाया। और यहाँ पे हम किसकी वैल्यू लगाएंगे, मोल्स ऑफ CCl4 की, जो कि आपने निकाली 0.454। तो चलिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों को प्लस करते हैं, 4 4 8, और 8 और 5 कितना हो गया आपका 13, और एक 70। तो ये आ जाएगा आपका ऐड करके 0.838। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, डेसिमल से डेसिमल क्या होगा, जैसे मैं आपको लिख लेता हूँ, 0.384 को आपको डिवाइड किससे करना है, 0.838 से। तो पहले आपने डेसिमल से डेसिमल हटाया, तो आपके पास आ गया 384। इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब देखिए ये सीधा क्या है कि इससे हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे 419 को जब डिवाइड करेंगे 192 से, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0.458। तो देखिए ये आपके मोल आ गए किसके, बेंजीन के। और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, बिकॉज दो ही प्रकार के मोल हैं यहाँ पर। तो एक के अगर पता चल जाए तो दूसरे को हम क्या करेंगे, 1 से माइनस करेंगे, और 1 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.542। आपके ये दोनों के जो मोल फ्रैक्शन थे वो आपके यहाँ पे निकल गए हैं। यहाँ पे बेंजीन का एक पूछा गया था, मतलब आपसे ये पूछा जाता मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन आपको दोनों के निकालने थे, तो आपके पास यहाँ पे बेंजीन के मोल फ्रैक्शन, और ये किसका आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और ये आपके हो गए आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटेक्स क्वेश्चन 1.3। ये जो क्वेश्चन है आपके न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पेज नंबर चेंज हो गए, तो पेज नंबर 5 पे ये आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट विद हाइड्रेट वाटर में एडेड है इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और सेकंड पार्ट है आपका 30 ml ऑफ 0.4 मोलरिटी H2SO4 डायल्यूटेड टू 500 ml। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड, यू हैव टू फाइंड मोलरिटी। तो सबसे पहले आप देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है। मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए एक चीज तो आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये आपको गिवन हो गया। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मोलर मास चाहिए और आपको गिवन मास। तो गिवन मास आपको मालूम है 30 ग्राम है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। तो चलिए पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं मोलर मास किसका, कोबाल्ट नाइट्रेट का।
तो देखिए मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोबाल्ट की वैल्यू लगाते हैं। कोबाल्ट का जो वेट होता है 58.93, और ये NO3 यहाँ पे 2 टाइम्स होगा क्योंकि होल ट्वाइस है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। नाइट्रोजन का कितना हो गया आपका 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 लगाए तो 16 इंटू 3। फिर आगे कितना डॉट 6 H2 है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होकर वाटर का लगेगा। एक हाइड्रोजन का एक होता है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका 16। तो इसको चलिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, ये पॉइंट में है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे हम 58.93 को राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ करना आप लोगों को आता ही है, अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा। तो 58 का यहाँ पे राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा 59। थोड़ा कैलकुलेशन में ये करने से आसानी होगी। यहाँ पे देखिए क्या है 14 और 16, 3 जा कितना हो गया 48 को जब 14 में ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 124, और 16 और 2 18, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, और जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 291। तो ये आपका आ गया मोलर मास। अब आपको चाहिए क्या, मोल्स चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के रूप में यही कोबाल्ट नाइट्रेट है। तो मोलर मोल्स का फॉर्मूला आप देखेंगे, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास कितना हो गया आपका 30 ग्राम, जो कि आपके पास गिवन है, और मोलर मास आपने फाइंड कर लिया 291। तो ये हो गया आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकल गया। अब आते हैं हम मोलिटी निकालने के लिए। मोलिटी के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर, जो कि आपका यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैंने लिख रखे हैं हर फॉर्मूले, इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30/291, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में है वो आपको वो जो आया आपको यहाँ पे 4.3 वो गिवन है आपको यहाँ पे, तो उसकी भी वैल्यू हमने लगा दी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 291 ये कहाँ जाएगा आपका नीचे की तरफ, और यहाँ पे अब हम इसको कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन, चलिए इसको करते हैं। कैलकुलेशन के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है वो अपने वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, अदरवाइज जिन बच्चों को नहीं आ रही है वो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा ही रहा हूँ। तो देखिए कैलकुलेशन में हमारे पास क्या है यहाँ पे 30/291 इंटू 4.3। सबसे पहले डेसिमल ला के ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये आपका 300 हो गया। अब यहाँ पे 3 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा आपका, और ये 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 जा 27, 2 बचा 3 7 जा, तो यहाँ पे आपका आ गया 100, और नीचे कितना बचा 97 और 43। 97 और 43 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपकी मल्टीप्लाई होके जो भी है वो रिजल्ट कितना आ जाएगा 41। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ 4171 आपका ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। आप इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं 4171 को किससे 100 से। तो सबसे पहले चलिए एक डेसिमल लगाते हैं, तो 0 अभी भी ये इसमें क्या है कम है, तो एक 0 बढ़ा के हमने एक 0 और बढ़ाया। अब 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, तो लगभग ये 2 टाइम्स जाएगी। 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 और 2 7 14, 2 1 जा 2, और ये कितना होगा 3, और 2 4 जा 8। अब यहाँ पे इसको अगर माइनस करें तो यहाँ पे बचेगा 8, 9 में से 4 जाएगा 5, और 9 में 3 जाएगा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से जाएगा 1। डेसिमल लगाया, उतार लिया हमने 0, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 3 जा 12, नियर अबाउट 3 टाइम्स जाएगा, तो उसको 3 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 3 1 जा 3, 3 7 जा कितना हो गया आपका 20, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 1 जा 3, और 2 कितना हो गया 5, 4 3 जा कितना हो गया आपका 12, तो रिमेनिंग ये बच जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे, तो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए इसका आंसर 0.23 आ चुका। आगे जब डिवाइड करेंगे तो 9 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसको थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करने पे आंसर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.24 मोलरिटी। तो यहाँ पे आपके पास ये ए पार्ट आपका हो गया जो कि आपसे पूछा गया था इसकी मोलरिटी। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी वाले पार्ट पे। तो चलिए बी पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बी पार्ट में सबसे पहले तो आपके पास क्या अवेलेबल है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलरिटी ऑफ H2SO4। तो देखिए इसमें हमारे पास वॉल्यूम गिवन है V1 कितना आपको 30 ml और 0.5 ये आपको क्या गिवन है, मोलरिटी गिवन है। और आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम किसका, डाइल्यूट का वॉल्यूम मालूम है। तो वॉल्यूम के बाद आपको निकालना है क्या, मोलरिटी। तो देखिए मोलरिटी को हमने M2 मान लिया और जो आपको वॉल्यूम है वो कितना हो गया 500। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, M1V1 इजिकल टू M2V2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए इसको फॉर्मूले को समझने के लिए हमने लिया एक सोल्यूशन A जिसमें उसके मोल्स N1 है, वॉल्यूम V1 है, मोलरिटी Vm1 है। अगर इसमें हम कोई भी सॉल्यूशन कोई भी हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो ऐड करने से इसमें मोल्स वैसी की वैसी रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट तो हमने ऐड नहीं करा, हमने तो सॉल्वेंट किया। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट क्या रहेगा यहाँ पे, दोनों जगह सेम रहेगा, ठीक है। बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और मोलरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो मोल्स है हमने इसको N2 अभी नाम दे देते हैं कुछ देर के लिए। तो ये N2 जो है सेकंड वाले क्या सॉल्यूट और फर्स्ट वाले के, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और आप जानते हो यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला N/V होता है। अगर इससे N निकालेंगे तो N बराबर कितना हो जाएगा, Mb। तो यहाँ पे इसके लिए मोल्स के लिए फॉर्मूला हमने लगाया M1V1 इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे फॉर्मूला N2 के अकॉर्डिंग कितना आ गया, M2V2। तो देखिए इस तरह से हमारे पास रिलेशन आ गया M1V1 इजिकल टू M2V2। तो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो वैल्यू आपके पास है हम लगा देते हैं। तो M1 की जगह हम यहाँ पे कितना लगाया 0.5, V1 आपको गिवन है 30 ml, M2 आपको फाइंड करना है और V2 कितना हो गया आपके पास 500। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये M2 जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। तो देखिए डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 0 बढ़ गया, एक 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। तो 3 को अगर आप 100 से डिवाइड करते तो आपका आंसर आ जाएगा 0.03। तो देखिए यहाँ पे 0.03 ये आपकी क्या आ गई, इसकी मोलरिटी जो कि आपको फाइंड करनी थी। और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आई कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, मास निकालना यूरिया का, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना है बहुत आसान है। हमको जो जो चीज़ दे रखी है पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हमें मास निकालना तो हमने मान लिया। अभी चलिए मानते नहीं, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, मास ऑफ यूरिया हमारे पास निकालना है। फिर देखिए मास ऑफ यूरिया को रिक्वायर मेकिंग 2.5 kg 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि देखिए 2.5 kg ये कि आपको क्या दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 2.5 kg, और ये आपको 0.25 क्या दे रखा है, मोलल। मोलल का मतलब हो गया यहाँ पे मोलरिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ये आपको गिवन है 0.25। तो ये चीज़ आपके पास गिवन है। अब आप इनका यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी चीज़ दे रही आती है वो उसका मकसद होता है, कुछ ना कुछ उसका देने का मकसद ये होता है कि उसका यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे हम मोलरिटी का यूज़ करेंगे। अब आपकी राइट स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो देखिए मोलरिटी 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 मोलरिटी, और ये आप पहुंच गए मोलरिटी पे ट्रेन से, चलिए ठीक है। तो ये आपके राइट स्क्रीन पे मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या आपका लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए आप पे क्या क्या चीजें है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास नहीं है तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास देखिए ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए यहाँ पे जो यूरिया है उसका मास आपको गिवन तो दे नहीं रखा है, बल्कि उसका मास आपसे पूछ रहा है। तो गिवन मास ही आपको निकालना है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। हम मान लेते हैं कि यूरिया का मास हमने मान लिया x ग्राम है, ठीक है। अब हमें इसको यूज करना फॉर्मूले को, तो हम मोलर मास भी निकाल लेते हैं। मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला यूरिया का आपके पास है ही NH2CO NH2।
और आप लोग तो बहुत सुपर डुपर इंटेलिजेंट है, तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मोलर मास निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का एक और कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। कार्बन हो गया 12, नाइट्रोजन हो गया सॉरी ऑक्सीजन हो गया 16, नाइट्रोजन हो गया 14, अगेन हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 लगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको डायरेक्टली देता हूँ। तो ये आपका आ गया 60 ग्राम पर मोल। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो गई है, गिवन मास भी हो गया एक्स के रूप में और मोलर मास। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स के रूप में यहाँ पे सॉल्यूट के रूप में कौन है, यूरिया है। तो मोल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है गिवन मास, तो गिवन मास हमारे पास एक्स हो गया और मोलर मास हमारे पास कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए अब हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करना है मोलिटी का। तो एक पार्ट तो हमने कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो है वो मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो देखिए आप जानते हैं कंटेनर होता है, कंटेनर में सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन में दो ही चीज रिजॉल्व होती है, एक क्या होती है आपकी सॉल्यूट होती है और दूसरी क्या होती है आपकी सॉल्वेंट होती है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है वो इसके इक्वल होती है। आपको देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 2.5 kg। सॉल्यूट का आपको यहाँ पे गिवन है, आपने जो लिया था x ग्राम। तो यहाँ पे सॉल्यूट हमारे पास x ग्राम है, तो ग्राम में नहीं लगाएंगे, केजी में कराएंगे तो उसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। और सॉल्वेंट आपको निकालना है, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए ये टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो मैं इसको फेयरली भी कर लेता हूँ। तो देखिए सिंपल हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में निकालने के लिए, सॉल्वेंट को मास निकालने के लिए सॉल्यूट का मास उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट। केजी में निकालना है हमें, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है वो भी तो दे रखा है आपके पास 2.5 kg। ये आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 2.5 kg, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपने लेट करा हुआ है x, लेकिन ये करा हुआ है ग्राम में, बट हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है किलोग्राम में। तो x को हम डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से, तो ये वाली जो वैल्यू है हम किलोग्राम में लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आपका आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास देखिए मोलिटी जो आपको दे रखी थी इसका यूज करेंगे फॉर्मूला, तो दोनों चीज आ गई, मोल्स आ गए आपके और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो चलिए इस फॉर्मूले को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास मोलिटी का जो फॉर्मूला यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया एक बार। तो सॉल्यूट के रूप में आपका यूरिया और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपने निकाल रखा है, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रखा है। तो ये आपका कितना है x/60। तो यहाँ पे आप x/60 लगा देते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट अभी हमने यहाँ पे निकाल रखा है 2.5 माइनस x/1000। और ये देखिए आपको यहाँ पे गिवन है मोलिटी आपको 0.25 गिवन है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 60 जो है वो यहाँ पे आपका नीचे आ गया। अब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 की मल्टीप्लाई हम पहले किससे कर लेते हैं 0.25 से। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 60 की मल्टीप्लाई करनी है 0.25 से। तो आप देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 की हम 6 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा। और डेसिमल यहाँ पे कितने बार लगा हुआ है 2 के बाद, तो 2 के बाद प्लेस कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो 25.25 और 60 की मल्टीप्लाई आपके आ जाएगी 15। और इधर यहाँ पे हमने क्या करा x को 1000 से डिवाइड करा, तो वो कितना आ गया 0.01 है x आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 15 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 15 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। तो 15 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 2.5 से। तो ये बहुत सिंपल है, कर लेंगे, मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ। तो 15 की मल्टीप्लाई हमने 2.5 से करी तो आपका आ गया ये 37.5 और 15 की मल्टीप्लाई 0.001 से करी तो ये आपका आ गया 0.15। हमें निकालना है क्या x, इस चीज़ को हम उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 1 है और 1 में 0.015 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आंसर 1.015x। चलिए यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो डिवाइड में, वैसे मैं समझता नहीं किसी को भी प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं उन बच्चों के लिए चाहूँगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जिनको आता है
इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। तो इसका आंसर आपका जो है डिवाइड होके ये आ जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इसको आपको करके भी दिखा दूँ, और जिन बच्चों को आता है तो वो इसको आगे स्किप करके बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं डिवाइड करके एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको डिवाइड किससे करना था, 37.5 को डिवाइड करना था किससे, 1.015 से। तो सबसे पहले देखिए डेसिमल से हमने डेसिमल हटाया, ऊपर यहाँ पे 3 प्लेसेस है तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इसको 5 से काट लीजिए, 5 कितना हो गया, 5 7 जा 35, 2 बचेगा यहाँ पे, 5 5 जा 25 और डबल जीरो। और इसको हमने डिवाइड किया 5 से, तो 5 2 जा 10, 0 5 3 जा, तो ये आपका आ गया 203 और 7500। 203 अब किसी से नहीं कटेगा प्राइम में, तो यहाँ पे हमें 203 को 7500 से क्या करना है, डिवाइड। तो मैं इसको मिटाल देता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो हमें डिवाइड किसको करना था, 203 को 7500 से। तो देखिए डिवाइड करते हैं 75, तो देखिए ये आपका इसमें 750 में डिवाइड करेंगे तो ये इसका 2 3 जा 6 नियर अबाउट 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9 0 और ये 6, तो आपका बचा 10 में से 9 गया 1 बचा यहाँ पे, और इधर 4 बचेगा आपका, और इधर यहाँ पे 7 में 6 गया, कितना बचेगा आपका 1। अब ऊपर से हमने यहाँ पे ये 0 ले लिया। अब देखिए नियर अबाउट 2 7 जा 14 होते हैं, बट 7 जा ज़्यादा चले जाएगा, तो 6 टाइम आप इसको दे दीजिए। तो हम इसको 6 टाइम देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम में 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो ये आपका बचा यहाँ पे 2। और यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे कैरी में 10 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 9, और यहाँ पे 3 में 2 गया, कितना बचा 1। और अब डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 ले लेंगे। अब ये सीधा सीधा इसका कितना चले जाएगा, 9 टाइम्स, तो 9 टाइम आप डिवाइड कर देंगे, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 3, इधर 11 2 गया बचेगा 9, और इधर इक्वल हो गया, और यहाँ पे डेसिमल लगा 0 उतार लिया, और यहाँ पे अब हम इसको कितने टाइम देंगे, 4 टाइम, तो 4 3 जा 12 4 2 जा 8। तो चलिए इस हिसाब से आप हिसाब से समझ ही गए हैं। ये आप अगर 2 प्लेस तक भी निकाल आएंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा कि हम मैनुअल निकाल रहे हैं। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 36.94 ग्राम। तो हमने यहाँ पे ये इसकी यूरिया जो हमें दे रखा था, मास ऑफ यूरिया फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, और ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास गिवन चीज क्या है। तो देखिए ये 20% क्या दे रखा है आपको, ये एक्वस दे रखा है KI का, इसका मतलब सॉल्यूशन दे रखा है ये KI का, इसका मतलब हो गया आपका मास ऑफ KI यहाँ पे 20 ग्राम में, क्योंकि मास बाई मास के अकॉर्डिंग है। और वाटर एक्वस का मतलब होता है वाटर में डिजोल्व होना, तो उसका मतलब रिमेनिंग पार्ट कितना है, अगर KI का 20% है तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा आपका 80 ग्राम। तो आपसे देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है मोलरिटी, तो पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है मोलरिटी, तो आप देखिए राइट स्क्रीन पे मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसको स्मॉल m से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी मोल्स ऑफ सॉल्यूट के रूप में कौन है, KI, तो KI के मोल्स हमें मालूम नहीं है। मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कितना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर मोलरिटी फाइंड करने को कहा जा रहा है आपसे, तो मोलरिटी के लिए आपको मास ऑफ सॉल्वेंट का चाहिए। चलिए वो तो आपको मिल जाएगा, सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पे वाटर है। और मोल्स निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे हम, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मोलर मास। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास देखिए आपके पास फॉर्मूला मोलर मास क्या है, KI, तो K का मास होता है 39, I का 127, इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल। और यहाँ पे
अब हम निकालते हैं मोल्स ऑफ के आई। तो मोल्स ऑफ के आई का फॉर्मूला, यानी कि मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास। गिवन मास आपको दे रखा है 20 अपॉन मोलर मास, जो कि हमने फाइंड कर लिया 166, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 20 को डिवाइड करना है 166 से, 2 से कैंसिल करेंगे 10 और 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 83। अगेन 83 को हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो डेसिमल लगाया, 0 लिया, 100 हो गया, 1 टाइम जाएगी तो कितना हो गया ये 83। यहाँ पे आपका 7 और यहाँ पे आपका 1, डेसिमल लगाया, उतारा 0, फिर ये जाएगी 2 टाइम, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। तो ये देखिए डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.12। तो ये आपका आ गया मोल्स ऑफ के आई। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, मोलिटी। तो मोलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स और मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पे कौन है, वाटर। तो हमने यहाँ पे मोल्स सॉल्यूट के निकाल लिए, वो हमारे पास कितने हो गए 0.12। तो ये मोल्स लगा दिया। अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, तो वाटर का मास कितना दे रखा है 80 ग्राम। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये हमें किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो 80 ग्राम को हम यहाँ पे किलोग्राम में करने के लिए इसको हम यहाँ पे 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इसमें एक 0 से 0 तो ये कैंसिल हो गया आपका। चलिए मैं इसको अलग से कर लेता हूँ। ये हमारे पास 0.12 अपॉन कितना 80 इंटू 1000 है। तो 1000 में 0 से 0 कैंसिल हो गई, 100 ऊपर चला गया, 0.12 इंटू 100 अपॉन 8, 100 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 12 अपॉन 8, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 3 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो ये ऑल ओवर कैलकुलेशन आ जाती है आपकी 1.5 मोल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको सेकंड पार्ट में निकालना है मोलरिटी। तो देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल गया है कितने, 0.12। और अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो भी लीटर में। तो हम यहाँ पे पहले देखिए इसका फॉर्मूला लिखा हमने। हमें चाहिए मोल्स, हमें पता ही है सॉल्यूट के कितने, ये है। वॉल्यूम नहीं मालूम, तो वॉल्यूम के लिए आपको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है डेंसिटी, कितनी दे रखी है 1.202 ग्राम पर लीटर। तो आपके पास गिवन क्या है, डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया हमने क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। और सब सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं तो सबके आगे हमने सॉल्यूशन मेंशन कर दिया है। डेंसिटी के लिए कितना है, डेंसिटी की वैल्यू लिखेंगे 1.202। और मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना हो गया टोटल, देखिए मास परसेंट में दे रखा है तो इसका मतलब 100 ग्राम हो गया मास सॉल्यूशन का। वॉल्यूम हमें निकालना तो V ले लिया, इससे V की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आपका 100 अपॉन 1.202। और ये मिलीलीटर में, और जहाँ पे हमें किस में निकालना है, लीटर में। तो लीटर में निकालने के लिए 1000 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट आपका आ जाएगा 1/12.02। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या निकालना है हमें, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ ही है। इसमें देखिए मोल्स, हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह कितने लगाए 0.12, जो कि आपके पास ऑलरेडी निकले हुए हैं यहाँ पे। और नीचे क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल रखा है, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे 1/12.02 अप्लाई कर दिया है। ये पलट के ऊपर चला जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.4 mm, 1.44 m। अगेन आपसे एक लास्ट पार्ट पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के लिए देखिए राइट स्क्रीन पे आपके पास फॉर्मूला लिखा है जीटा इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। तो Na की जगह पोटेशियम आ गया और Nb की जगह वाटर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो जिसके हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर। अब हमारे पास देखिए नंबर ऑफ मोल्स ये हमारे पास निकाल चुके हैं, ये ऑलरेडी कितने 0.12। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए हमें, वाटर के। तो वाटर का पहले हम मोलर मास ले लेते हैं। मोलर मास वाटर का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 और 2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये आपका आ गया 18 ग्राम पर मोल।
अब यहाँ पे निकालते हैं मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर के लिए गिवन मास कितना है वाटर का 80 ग्राम और उसका मोलर मास कितना 18। तो इसको आप इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.44। अब यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मोल्स की जगह कितना हो गया 1.0.12 और जो सॉरी यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन कर रहे थे तो ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया। तो यहाँ पे हमने एन नंबर ऑफ मोल्स के आई के लिए लगाए तो कितना हो गया 0.12 और नीचे भी के आई है तो 0.12 और वाटर के मोल्स कितने हैं 4.44। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.026। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S गैस है जो कि एक टॉक्सिक गैस है जो विद रूटन एक्ट लाइक स्मेल इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका यूज मतलब एक एनालिसिस के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसकी सॉल्युबिलिटी बताई जा रही है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में है वो कितनी उसकी है 0.195 मोलिटी की है। तो कैलकुलेट आपको क्या निकालना है हेनरी कांस्टेंट निकालना है। तो हेनरी कांस्टेंट क्या होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा हेनरी कांस्टेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक लॉ लिखा हुआ है हेनरी लॉ। ये हमारे पास एक हेनरी कांस्टेंट लॉ जो आपने पढ़ रखा होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जिसमें P हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होता है और KH क्या होता है हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है और जीटा जी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें KH निकालना है। देखिए KH निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए होगा और दूसरा क्या चाहिए होगा मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। तो क्वेश्चंस को देखिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर 0.195। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है वाटर यानी कि H2O उसमें गैस कौन सी डिजोल्व है आपकी H2S जिसकी कितनी सॉल्युबिलिटी दिखा रही है 0.195। इसका क्या मतलब हुआ कि 0.195 अगर इसमें डिजोल्व है तो ये मोलिटी की डेफिनेशन कहती है कि जो मास है सॉल्वेंट का वो कितना होना चाहिए 1 kg। तो इसका मास कितना है वाटर का 1 kg और 1 kg है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम। तो क्या हो गया देखिए हमारे पास कि 0.195 का मतलब हो गया हमारे पास 0.195 मोल सॉल्यूट कितने में डिजोल्व है 1 kg सॉल्वेंट में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोलिटी होती है वो क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी सॉल्वेंट। और ये फॉर्मूले से भी देखिए आपको समझ में आ रहा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है वो कौन है यहाँ पे H2S है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है H2O। देखिए हमें हेनरी कांस्टेंट निकालने को कहा जा रहा है कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट। तो उसके लिए हमें KH निकालना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा STP पे हमें प्रेशर मालूम होता है अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए जीटा जी यानी कि मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। यानी कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए होंगे H2S के और नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए होंगे यहाँ पे H2O के। तो देखिए आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स H2S के तो गिवन है कितने हैं 0.195। तो वाटर के निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं। H2S के कितने 0.195 है। वाटर के निकालेंगे तो वाटर का सॉल्वेंट के रूप में कितना वेट है 1 kg ग्राम में कन्वर्ट करा तो कितना आ गया 1000 और मोलर मास कितना होता है इसका हाइड्रोजन वाटर का आपका 18। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको 2 से काटते हैं तो ये कितना हो गया 500 अपॉन 9। तो 9 को हम 500 से डिवाइड कर लेते हैं कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 5 बचा फिर 9 5 जा 45 डेसिमल लिया और ये फिर से 50 हो गया तो 5 45 अगेन ये फिर 5 55 यानी कि ये आपका आ जाएगा 55.55। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए वाटर के और ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स आपको H2S के पता है। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं ये मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ से क्या अच्छा हमें पूछ क्या रहा है वो भी लिख लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे KH से
और आपको प्रेशर की जरूरत पड़ेगी तो एसटीपी पे प्रेशर हमारे पास कितना होता है 0.987 बार होता है एसटीपी पे। इसको हम कैलकुलेशन के पर्पज से इसको राउंड ऑफ में कितना ले लेते हैं, नियर अबाउट 1 बार कह सकते हैं, बिकॉज ये 9.98 है तो इसलिए इसको 1 बार इसकी मतलब नॉर्मल मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए इसको इजी करने के लिए इसके नियर अबाउट वैल्यू ले ली। अब आपको देखिए अब आप निकालेंगे यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं P बराबर के एच अपॉन जीटा जी। अब आपको इसमें क्या क्या मालूम हो गया, P पता है, के एच निकालना है, जीटा जी आपके लिए नहीं मालूम है तो जीटा जी के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे, ये मैंने मार्क कर दिया है। तो मैं इस जीटा जी की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा किससे, नंबर ऑफ ए का मतलब यहाँ पे हमारे पास H2S है और नंबर बी के लिए कितना H2O है। तो ये जीटा बी के लिए हमने फॉर्मूला लगाया मोल फ्रैक्शन का, आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे हमने प्रेशर की जो वैल्यू थी वो लगा दी 1। अब बाकी हम और की वैल्यू लगा देते हैं तो नंबर ऑफ H2S हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हमारे पास 0.195 है और यहाँ पे भी 0.195 और नंबर ऑफ मोल्स हमने वाटर के निकाले थे तो कितना है 55.55। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 0.195 में कितना ऐड करेंगे 55.55। तो ये आपका आ जाएगा 5, 9 में से 5 गया 4 और ये ऐड करना है, सॉरी 9 और 5 4 6 और 7। तो ये आपका कैलकुलेशन करके आ जाएगा जो 55.745। अब यहाँ पे इसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो बच्चे भी सीखे जो जिनको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, और जिनको अगर कैलकुलेशन आती है तो मैं नहीं कहूँगा कि वो इस कैलकुलेशन को देखे, वो वीडियो को स्किप करे और आगे बढ़ जाए। तो देखिए यहाँ पे के एच निकाल लेते, तो के एच निकालने के लिए ये चीज़ हमारी इधर चली जाएगी और ये चीज़ कहाँ जाएगी, नीचे। चलिए इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने डेसिमल से डेसिमल काटा, किससे कितना हो गया ये आपका 5 से काटेंगे 1 1, अब 5 बन जा 1, 5 4 जा 20, 5 9 जा, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 3 जा, अब 4 बचा तो 5 9 जा, तो ये आ गया 39 आपके पास आ गया, ये सॉल्व होके 1149 अपॉन 39। आई थिंक अब ये सिंपल हो गया है, तो अब आप इसको डिवाइड कर ही लेंगे। तो ये डिवाइड होके आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा फाइनल होके 285.87 बार। तो यहाँ पे हमारे पास जो पूछा गया था हेनरी कांस्टेंट पूछा गया था, हेनरी कांस्टेंट, तो हमारे पास ये आंसर आ गया के एच की वैल्यू 285.87 बार, जो कि आपका हेनरी कांस्टेंट है। और ये आपका यहाँ पे आंसर क्वेश्चंस में देखिए पढ़ते क्वेश्चंस क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर 1.67 10 की पावर 8 पास्कल एट 298 केल्विन। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते हम क्या करते हैं, जैसे जैसे मैं कहता जा रहा है वैसे वैसे अगर हम लिखते जाएंगे तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दे क्या रखा है, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, कितना दे रखा है 1.67 10 की पावर 8। तो चलिए हम यहाँ से इसी से स्टार्ट करते हैं। तो हेनरी कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं, के एच से। देखिए राइट साइड में फॉर्मूले लिखे हैं तो आपको दिख जाएगा जो हेनरी कांस्टेंट हमारा जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के एच से। तो आपको के एच दे रखा है और टेम्परेचर कितना दे रखा है 298, तो ये टेम्परेचर हो गया। फिर नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है भाई कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट, इट मीन्स आपको फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें जो फाइंड करना है हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारे पास अभी कितनी है, x ग्राम, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना होगा। और देखिए ये क्वांटिटी किसमें फाइंड करने को कह रहा है, 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी कि ये वाटर का आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लिख लेते हैं, वाटर का वॉल्यूम कितना है आपके पास 500 ml व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm कार्बन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपको ये क्या दे रखा है, प्रेशर, और उसी टेम्परेचर पे। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी गिवन है, लेकिन ये प्रेशर हमारा किस में है, एटमॉस्फेरिक में, और वो किस में हमारा ऊपर कांस्टेंट देखेंगे तो ये पास्कल में। तो दोनों को हम एक ही में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला, एक एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली। तो
यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको आगे हम यूटिलाइज करेंगे कैलकुलेशन में। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है। देखिए मेन चीज होती है कि क्वेश्चंस को समझना है कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो आपको जो फाइंड करने को कहा जा रहा है वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फाइंड करना है, यानी कि क्वांटिटी निकालनी है। तो ये इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या अवेलेबल होगा, तो स्क्रीन पे आते हैं, राइट साइड में आप देखेंगे तो जो मास होता है, गिवन मास, ये मास जो गिवन है वो ही आपको यहाँ पे क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है। तो हम बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए यहाँ पे किसके लिए बात करी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इस फॉर्मूले को हमने इस रूप में लिख लिया। जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और गिवन मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और मोलर मास भी कार्बन डाइऑक्साइड का। गिवन मास जो है वो आपको निकालना है, क्योंकि यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अब आपके पास देखिए मोलर मास हम निकाल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन के 12 ओ का 16 लगा के हम कर लें। अब मेन ये है कि हम भाई नंबर ऑफ जो मोल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ। तो देखिए हेनरी लॉ कहलाता क्या, ये आपका हेनरी लॉ क्या कहलाता है, जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, हेनरी हेनरी लॉ कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और फिर हम देखेंगे जो जीटा है, जीटा जी, ये क्या कहलाता है, ये मोल फ्रैक्शन कहलाता है। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जीटा जी की जगह हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कितना, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला जीटा जी का लिखा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो यहाँ पे नंबर किसके लिए बात कर रहे हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही चीज डिजोल्व है, वाटर है H2 है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड के, और नंबर ऑफ मोल किसके हो गए, वाटर के। तो हमने जीटा जी को हमने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट करा, तो देखिए हमें फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू गिवन हो गई, देखिए जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमें पता चल जाएगा, वो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, के एच, ये भी आपको गिवन है। अब ये हमारे को निकालना है, और वाटर के हमारे पास मोल्स नहीं है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर के मोल्स निकालते हैं। तो वाटर के मोल्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा वाटर के लिए, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। इसी फॉर्मूले को हमने किसके लिए अप्लाई करा, वाटर के लिए। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि चीजें बढ़ती जा रही है और हमारे पास चीजें नहीं मिल रही है। तो अब देखिए हमारे पास क्या नहीं मिला, यहाँ पे मास नहीं मिल रहा है। तो मास के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, वाटर का वॉल्यूम। तो वाटर के वॉल्यूम से अब हम क्या निकालेंगे, वाटर का मास निकालेंगे। तो वाटर का मास निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वाटर का मास के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, 500 ml, और डेंसिटी 1 कहां से आई, तो हम जानते हैं कि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में वाटर कितना ग्राम डिजोल्व होता है, 1 ग्राम। तो यहां से हमें क्या मिल गया, वाटर का मास मिल गया 500 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, मोलर मास भी चाहिए। तो मोलर मास भी निकाल लेते हैं। मोलर मास आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और 2 हाइड्रोजन लगे 2, और प्लस ऑक्सीजन का कितना कर देंगे, 16, ऑल ओवर ये कितना आ गया आपका 18। तो अब यहां से कहानी बिल्कुल सीधी होने लग गई है। यहां से हम NH2O निकाल लेंगे। NH2O के लिए हमने गिवन मास वाटर का जो था वो हमने लगा लिया, कितना आया 500 ग्राम, और मोलर मास कितना है 18। ये कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, ये बहुत आसान है। तो इसको मैं भी लिख देता हूं डायरेक्टली 27.77। तो इसका ये आ गया वाटर का मोल्स। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना था, CO2। तो CO2 के लिए हमने फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या चीज नहीं थी भाई, इस फॉर्मूले में हमारे पास जो है गिवन मास CO2 का निकालना था, लेकिन हमारे पास मोल्स नहीं थे। मोल्स के लिए हमने हेनरी का फॉर्मूला लिखा। हेनरी के फॉर्मूले में हमारे पास जीटा जी के रूप में हमने क्या लिखा, NCO2 प्लस अपॉन NCO2 प्लस NH2O। तो NH2 के लिए हमारे पास क्या नहीं था, मास नहीं था, तो हमने मास भी निकाल लिया। अब यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। तो अब हम फिर से क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले को मैंने फिर से दोबारा लिख लिया है। अब हमारे पास देखिए जो जो वैल्यू आ गई है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए ये पी जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता जा रहा हूं। तो ये वैल्यू तो आपकी यहां से आ गई। ठीक है, के एच क्या था आपका, के एच आपका क्या चीज है, हेनरी
कांस्टेंट है, और हेनरी कांस्टेंट आपके पास कहाँ है, ये वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, ये हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है, तो उसकी हमने जगह ये लगा दिया। नंबर ऑफ मोल CO2 अभी हमें को निकालना है, क्योंकि इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड था हमारा, तो इसको हमें फाइंड करना है, तो इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स वाटर के जो है हमने निकाल लिए, कितना आया 27.77। तो ऑल ओवर इस वाली इक्वेशन में हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल CO2। अब देखिए मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे वीडियो पे टाइम वेस्ट करें, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मतलब मेरे वीडियो से बच्चों को फायदा हो, और हर बच्चों को फायदा हो। उन बच्चों को जो फास्ट है, जो तेज है पढ़ने में, यानी कि जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, तो उनके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। लेकिन घबराओ मत बच्चों, उन बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, इट मीन्स कैलकुलेशन की बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं यहाँ पे उन बच्चों के साथ भी रहूंगा। तो चलिए, जिन बच्चों ने अगर ये कैलकुलेशन करना जानते हैं इस इक्वेशन से, तो वो डायरेक्ट स्किप करके आगे बढ़ती है ये वीडियो को, और जिन बच्चों को अगर कैलकुलेशन नहीं आती है, तो मैं उनके लिए ये वाली कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका आंसर कैलकुलेट होकर 0.042 आपके सामने आ रहा है। तो चलिए, मैं इसको इस कैलकुलेशन के लिए मैंने फिर से ये वाली इक्वेशन जो है मैं फिर से इसको लिख ले रहा हूँ एक नई स्क्रीन पे। तो मैंने ये इक्वेशन लिख ली है। अब इस कैलकुलेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, तो जिन बच्चों को नहीं आती वो बड़े ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, इस कैलकुलेशन करने के लिए हमने 2.5 से तो कोई मतलब नहीं, ये 1.013 है। अब हम जब मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो मैनुअल कैलकुलेशन करना बड़ा दिक्कत होती है, हमारे पास वहां पे टाइम नहीं होता, और हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे संग टाइम बहुत खर्च हो जाता है। तो हम इसको एक ट्रिक से करते हैं। ट्रिक ये है कि देखिए 1.0113 इसको लगभग हम कितना मान सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 1। तो हमने कैलकुलेशन में बच्चों पहले इसको क्या करा, यहाँ पे इसकी जगह हमने 1 लिख लिया, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो मल्टीप्लाई में है, इसको हम कहाँ ले गए, इसके डिवाइड में। तो देखिए बच्चों, हमने क्या करा, 2.5 ये आ गया आपका, 1.013 की जगह 1 आ गया, और 10 की पावर 5 है ही हमारे पास। और ये वाला जो पार्ट है हम इसको कहाँ ले गए, इसके डिवाइड में ले गए। 2.5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2.5, और 1.67, और यहाँ पे कितना है, 10 की पावर 5 है, और यहाँ पे कितना है बच्चों, 10 की पावर 8 है। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डेसिमल से हमने डेसिमल को हटाया, तो यहाँ पे 2 प्लेस है तो एक जीरो हो जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 167 को डिवाइड करेंगे किससे, हम 250 से। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे पहले बच्चों कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 167, और यहाँ से 10 में से 7 जाएंगे तो 3, यहाँ बचा आपका 4 बच्चों। तो 4 14, 14 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 8, और यहाँ 1 में से 1 क्या, 0। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल लगा के इसको यहाँ पे कितना ले लेंगे, 0। तो देखिए 16 5 जा कितना होता है, 80। तो ये शायद 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको 4 टाइम करके देखते हैं। 167 की हमने 4 से मल्टीप्लाई करी, 7 4 जा 28, 2 6 4 जा 24, और 2 26, 4 और 6, तो ये आपका बच्चों आ जाएगा 6 6 8, और ये कितनी बार गया बच्चों, यहाँ पे 4 टाइम्स। अब यहाँ पे बचा है आपका 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 2 12 में 6 गया तो 6, और 7 में 6 गया तो 1। डेसिमल लगाया, उतारेंगे 0। अब देखिए ये 167 इसको कितनी टाइम्स जा सकता है, तो ये आपका सीधा सीधा 10 टाइम में 1670 होगा, तो ये 9 टाइम ही जाएगा। तो 167 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, 9 7 जा 63, 6 कैरी हो गया, 9 6 जा 54, और 6 कितना हो गया, 60, 9 बन जा 9, और 6 कितना हो गया, ये 15। तो ये आ गया 1503। तो आगे हमें नहीं करना, इसलिए हमें कुछ जरूरत नहीं है करने की। तो ये 9 टाइम्स, क्योंकि हम यहाँ पे ना मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बस 2 प्लेस काफी है। तो बच्चों देखो इसका आंसर कितना आया, 1.49। और चलिए मैंने इसको, इस पार्ट को मैंने सॉल्व करा, तो इसका आंसर आ गया कितना, 1.49। और ये पावर ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगी, 10 की पावर 5, और ऊपर जाती तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो कितना बचेगा, बराबर 10 की पावर -3। तो ये पावर की कैलकुलेशन हो गई। अब हम ये 1.49 इंटू 10 की पावर -3 है बच्चों, इसको हम खोल लेते हैं। तो माइनस माइनस में जो होता है उसमें डेसिमल कहाँ मूव करता है, लेफ्ट में। तो उसको लेफ्ट में अगर 3 प्लेस ले जाए तो 0.00149। तो इसको हमने 10 की पावर से हटा के नॉर्मल वैल्यू में लिख दिया। अच्छा, एक चीज और बच्चों मैंने किया है यहाँ पे, पहले इसको राउंड ऑफ भी कर लेते हैं। राउंड ऑफ करना बहुत इसलिए कि कैलकुलेशन में आसान होता है।
तो यहाँ पे 1.49 को हमने कितना लिख लिया, 1.5। अब इसको हम काट देते हैं। अब 1.5 इंटू 10⁻³ को बिना पावर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0015। तो नॉर्मली इसकी ये कैलकुलेशन कितनी आ गई, 0.0015 आ गई। अब हम बच्चों इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, NCO2 की मल्टीप्लाई इससे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो ये आ गया आपका, और इसकी मल्टीप्लाई हमने करी इससे तो ये आपका दिख रहा है 0.015 इंटू 27.77, और बराबर कितना आ रहा है आपका NCO2। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी तो मल्टीप्लाई होगी और इस पार्ट को हम कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाते हैं। तो पहले मैं इसकी आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए डेसिमल को छोड़ देते हैं। तो नॉर्मली 2777 यानी कि बिना डेसिमल के ले रहे हैं, और इधर कितना है 15। तो 15 की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो कितना हो गया, 5 7 जा कितना हो गया 35, 3 कैरी, 5 7 जा 35 और 3 कितना हो गया 38, 7 5 जा 35 और 3 कितना हो गया 41, और 5 2 जा कितना हो गया 10, 10 और 4 कितना हो गया 14। फिर 1 से करेंगे तो 7 7 7 और 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 8 और 7 कितना हो गया 15, 7 और एक 8 और एक 9, 7 4 कितना हो गया 11, 2 3 और ये कितना हो गया 4। तो ये ऑल ओवर कैलकुलेशन आ गई। अब इसमें क्या है बच्चों, देखिए पॉइंट कितने बाद लगा हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से 6 प्लेस 1 2 3 4 5 और 0 लगा के ये 6 कर दिया। तो ये इसकी आपकी क्या आ गई बच्चों, ये आपकी इसकी आ गई मल्टीप्लाई। और यहाँ मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 1, और ये पार्ट उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हम इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो 1 में से कितना माइनस करना है बच्चों, तो ये हमें माइनस करना है यहाँ पे 0.0015। तो ये 0 हटा देते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया कितना 8, और ये 9 9। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो माइनस करके आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0.9985। अब देखिए यहाँ पे फिर इसको हम शॉर्ट में कर लेते हैं। तो 0.998 को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 1। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1। हम इसकी कैलकुलेशन करते जाते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों NCO2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 से कोई मतलब नहीं रहा, तो NCO2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.042। तो ये मैंने आपको इस इक्वेशन से ये कैलकुलेशन करना बताया कि इसकी वैल्यू यहाँ पे किस तरह से निकली है। तो जिन बच्चों ने अगर यहाँ पे स्किप करके करी है तो यहाँ के बाद से वो कनेक्ट करके आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी वो निकाल के दिखा दी आपको, कितनी आई 0.042। आप मेरे चैनल पे बना रही है, मैं आपको हर कैलकुलेशन हर चीज़ आपको मैं करके दिखाऊंगा। फिर भी जो भी कोई प्रॉब्लम्स अगर रह जाती है तो आप उसको मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं वो भी आपके लिए करूंगा। तो ये चैनल ऐसा नहीं है कि फास्ट बच्चों के लिए अलग है और स्लो बच्चे, ये दोनों के लिए मेरे लिए एक बराबर है, और मैं दोनों के हिसाब से वर्किंग करता हूँ। तो चलो बच्चों यहाँ तक हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली, बट हमारे पास अभी भी आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना था, मास निकालना था। तो जो कि अभी हमारे पास NCO2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हमने फिर में फॉर्मूला लिखा, इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना था। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गई, हमारे पास NCO2 की वैल्यू हमने निकाल ली तो वो अप्लाई कर दी। गिवन मास हमने क्या लिया था, x लिया था, जो कि मैं फाइंड करना था। अब मोलर मास हम जानते हैं कार्बन का भाई कितना होता है, कार्बन का 12, O का कितना होता है 16, दो O लगाएंगे तो इसको कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। तो ये आपका ऑल ओवर 16 2 जा कितना होगा 32, और प्लस 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44। अब इसकी इससे हम क्या कर देते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई भी हम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में डेसिमल नहीं लेकर नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया करें पहले। 44 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 42 से। तो 2 से करने पे ये 8 8 और 4 4 दिया कितना हो गया 16, और 4 और 16 कितना हो गया ये 17। तो ये आ गया 8 8 और 6 कितना हो गया आपका 14, 8 और ये 1। अब देखिए डेसिमल कितने लगा 1 2 3, तो 3 के बाद लगा दिए 1 2 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 1.848। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने करी, उसका आंसर आ गया x बराबर कितना 1.8148। हम जो आंसर देते हैं बच्चों वहाँ पे डेसिमल के 2 प्लेस तक देते हैं।
तो 2 प्लेस तक देने के लिए इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करना जिस बच्चों को नहीं आता वो बता दीजिएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जिनकी जो 5 या 5 से ग्रेटर होते हैं तो यहाँ पे हमें 2 प्लेस देना है, तो 4 के बाद का नंबर जो 8 है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे हम 4 की जगह एक इंक्रीज करके लिखेंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों 1.85 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ चुका है। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन करा, थोड़ा सा टिपिकल था, कोई टिपिकल्स नहीं है, आप बस स्टेप को फॉलो करेंगे तो अच्छे से क्लियर आ जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन टेस्ट क्वेश्चन है आपका 1.8, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट टेम्परेचर 350 केल्विन। और आपको फाइंड करना है कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। तो 2 क्वेश्चन है इसमें। पहले हम यहाँ पे कंपोजिशन निकालेंगे। कंपोजिशन किसका? लिक्विड मिक्सचर का। कंपोजिशन का मतलब है कि उस लिक्विड में जो जो भी मिक्सअप है उनके हमें मोल फ्रैक्शन बताने हैं। तो कंपोजिशन में यहाँ पे 2 चीजें ए और बी, तो हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है और बी का। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो आपको गिवन है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। जब प्योर की बात आती है तो उसको लिखते हैं ए नॉट लगा के। तो पी ए के लिए हमने लिखा पी ए नॉट, जो कि गिवन है 450 mm। फिर आपको बी के लिए भी वेपर प्रेशर गिवन है, वो कितना है आपका 700 mm। और इन दोनों मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है 350 केल्विन। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है? कंपोजिशन पूछा जा रहा है। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन। तो उससे पहले आपको यहाँ पे टोटल प्रेशर भी देखिए दे रखा है, और जो फाइंड आउट करवाया जा रहा है वो भी हम लिख लेते हैं। कंपोजिशन का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है। मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं, ये जो सिंबल होता है इसको 2 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, या तो इसे काई बहुत से लोग बोलते हैं, या फिर इसको जीटा भी कहा जाता है। तो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है ए का, यानी कि जीटा ए, और दूसरा मोल फ्रैक्शन निकालना है जीटा बी। इट मीन्स कि इस मिक्सचर में 2 चीज अवेलेबल है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन बताने, यही आपको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे आपके फॉर्मूले लिख रखे हैं, जो आपके इस क्वेश्चंस को हेल्प करने में हेल्प करेंगे आपके लिए। तो देखिए इन चीजों से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए ये चीजें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी राउल्ट लॉ में। तो राउल्ट लॉ का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। पी टोटल जो प्रेशर होता है वो जीटा ए प्रेशर पी ए, और जीटा बी प्लस जीटा बी प्रेशर बी। अब यहाँ पे हम देखिए हमारे पास जो जो वैल्यू अवेलेबल है हम उसको यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए बच्चों क्या अवेलेबल है, टोटल प्रेशर गिवन है तो हमने टोटल प्रेशर की जगह लगा दिया। जीटा ए इसको हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिर हमारे पास पी ए नॉट की वैल्यू गिवन है कितनी 450। जीटा बी फिर हमें फाइंड करना है, नहीं गिवन है। पी बी की वैल्यू कितनी है आपकी 700। तो इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व हमने कैसे करा है, यहाँ पे हमने देखिए 0 0 0 यानी कि ये तो हट गया। फिर आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 12। 5 से डिवाइड करेंगे 5 9 जा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 14। तो ये मैंने पूरी इक्वेशन को, इट मीन डायरेक्टली अगर हम कहें तो 50 से मैंने उसको डिवाइड कर रखा है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इसका ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और राइट जो लेफ्ट में था उसको मैंने राइट में कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। अब बच्चों आप जानते हो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मोल फ्रैक्शन में किसी चीज का मिक्सचर हो, अगर मान लीजिए इसमें 3 चीजों का मिक्सचर है ए बी और सी, तो यानी कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होंगे तीनों के, वो उनका सबका सम कितना होता है 1। अगर इसमें दो का मिक्सचर हो तो उसमें सबका सम कितना होगा, दोनों के लिए 1 होगा। जितने भी इसमें मिक्सचर पार्टिकल होते हैं उन सब के लिए मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है 1। तो ये आपने पढ़ रखा है, और देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 पार्टिकल, 2 यानी कि ए और बी के लिए हमने हमारा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे मैं इसको यूज करता हूँ, तो ये मैंने दूसरी इक्वेशन यहाँ पे इस हिसाब से लिखी, क्योंकि यहाँ पे आपको इस वाले केस में केवल इस लिक्विड मिक्सचर में केवल आपको यहाँ पे बच्चों 2 ही लिक्विड दे रखे थे ए और बी। तो इनका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, जितने भी मिक्सचर होते हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन क्या होता है इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ।
जनरली तौर पे मैं इसको 9 जीटा बार बार लिखने में प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको x लिख देता हूँ अभी फिलहाल। 14x इज इक्वल टू 12 ये इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x, इसको a लगा देते हैं, ये b हो गया, और xa प्लस xb इज इक्वल टू 1। इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और ये 9। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, 14 में से 9 जाते हैं तो आपके बचता है 5xb इज इक्वल टू 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 3, और xb बराबर आ जाएगा आपका कितना 3/5। 5 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.6, तो ये xb की वैल्यू आ गई। xb की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में लगाएंगे, अगर हम xb की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा दे तो xa की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जीटा बी 0.6 और जीटा ए आपका आ जाता है 0.4। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला पार्ट हो गया, कंपोजिशन पूछा गया था, इट मींस मोल फ्रैक्शन पूछे गए थे, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि भाई कंपोजिशन तब निकालिए जब वेपर फेस हो, तो यहाँ पे तो ये लिक्विड के रूप में जो वेपर बन रही थी उनके लिए निकाला गया। अब हमें निकालना है कंपोजिशन इन वेपर फेस में, तो इसके लिए फिर से हम राउल्ट लॉ लगाएंगे। तो राउल्ट लॉ के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे कंपोजिशन निकालने के लिए प्रेशर पी ए जीटा ए और यहाँ पे पी ए नॉट, इसमें हम वैल्यू अगर लगा दे तो यहाँ पे हमारे पास जीटा ए की वैल्यू निकली हुई है 0.4 और ये हमें लिक्विड फॉर्म में दे रखा था 450। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा आ गया 180 mm। सिमिलर वे में हम पीबी का प्रेशर निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा, ये भी आपके पास गिवन है, जीटा बी हमने निकाला था कितना 0.6 और पीबी नॉट की वैल्यू कितनी है 700 और इसको सॉल्व करेंगे तो 420 mm। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन बताने के लिए मतलब कंपोजिशन का मतलब ही मोल फ्रैक्शन बताना होता है, तो कंपोजिशन हम ए का बताएंगे तो उसके लिए वेपर फेस में फॉर्मूला होगा पी ए, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे पी बी से लिखा जाएगा इसको। अब देखिए पी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 180 पी ए की, और पी बी की वैल्यू कितनी है 420। इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कंपोजिशन बताएगा ए का। सिंपल वे में सिमिलर वे में कंपोजिशन अगर बी का निकालना चाहे, क्योंकि दो ही चीजें तो दोनों का सम 1 है, तो दूसरे को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी, इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। हम जानते हैं दोनों का सम 1 है तो हम डायरेक्टली इसमें से ए का कंपोजिशन निकाल दे तो ये कंपोजिशन किसका बचेगा आपका बी का, तो बी का कंपोजिशन आ जाएगा 0.7 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व पूरी तरह से। इंटेक क्वेश्चन है आपका 1.9, वेपर pressure of the pure water at 298 Kelvin is 23 mm Hg. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and also find relative lowering. तो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है बच्चों। यहाँ पे ये देखिए जो जो चीज़ दे रखी है पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो देखिए आपको बच्चों यहाँ पे दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का कितना दे रखा है 23.8 mm Hg। इसका मतलब ये है कि जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, जब भी प्योर वाटर की बात करते हैं तो हम उसके ऊपर यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, तो पी ए नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 23.8 mm। यहाँ चाहो तो आप Hg लिख सकते हैं। तो ये प्योर वाटर के लिए वो दे रखा है। फिर आपको दे रखा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इट डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का सेंस ये है कि आपके पास जो वाटर है, ये मैंने वाटर बनाया है, इसका जो वेट है वो 850 ग्राम है। इसके अंदर ऊपर से हमने क्या डाल दिया, यूरिया डाल दिया, कितना 50 ग्राम। तो आपको दे क्या रखा है, गिवन मास यूरिया का जो डिजोल्व हो रहा है वो कितना है 50 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, किस में डिजोल्व हो रहा है, वाटर में, और वाटर का कितना मास है आपका 850 ग्राम, ये दे रखा है। अब आपको देखिए फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के लिए निकालना है फॉर दिस सॉल्यूशन। इट मींस
जब प्योर वाटर होता है तो ये हो गया वेपर प्रेशर, लेकिन जब उसमें यूरिया हम डिसॉल्व कर देते हैं तो उस केस में वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसको हम किससे लिखेंगे बच्चों, पी ए से लिखेंगे। साथ के साथ आपसे पूछ रहा रिलेटिव लोअरिंग। अब रिलेटिव लोअरिंग देखिए आपने पढ़ रखा होगा, तो रिलेटिव लोअरिंग जो होता है वो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो हमें बच्चों यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी है, पी ए और ये। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे जो फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, तो वो स्क्रीन के फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको ये फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू जीटा बी। तो ये जीटा बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन है। अब आप देखिए मोल फ्रैक्शन जीटा बी, बी किसके लिए इंडिकेट करते हैं हम, यूरिया के लिए, और ए से मतलब हमारा क्या है, वाटर के लिए। तो जीटा बी यानी कि मोल फ्रैक्शन हमें यूरिया का निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें यूरिया का क्या चाहिए होगा, मोलर मास भी चाहिए होगा, और वाटर का मोलर मास भी चाहिए होगा। तो पहला काम हम बच्चों ये कर लेते हैं कि हम पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास हमने पहले यूरिया का निकाला। ये फॉर्मूला किसका होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, और इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं, ये हम सब जानते हैं। नाइट्रोजन की कितनी होती है 14, हाइड्रोजन की 1 होगी तो 2, कार्बन की 12, ऑक्सीजन की 16, नाइट्रोजन की अगेंस्ट 14 और हाइड्रोजन की 2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाता है 60। तो ये आ गया मोलर मास। अब देखिए हमें जो फाइंड आउट करना था मैंने उसके लिए फॉर्मूला लिखा। अब जीटा बी को हम यहाँ पे जानते हैं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास देखिए ये अवेलेबल है, कितना है, जीटा बी बराबर बच्चों यहाँ पे कितना है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी है। एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए एन बी किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, एन बी जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो यूरिया के लिए। तो यूरिया का गिवन मास कितना है बच्चों, 50 लिख दिया हमने, और इसका मोलर मास कितना है 60 आ गया। फिर एन ए किसके लिए, वाटर के लिए, वाटर का गिवन मास कितना है 850, और वाटर का मोलर मास हम निकालना जानते हैं H2O, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 18। तो ये हो गया। अगेंस्ट एन बी की वैल्यू हमने ऊपर जो लगा रखी वही दोबारा लिख ली। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाएगा 0.0173। अब देखेंगे ये जो मोल फ्रैक्शन है ये हमारा किसके इक्वल है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल रख देते हैं। तो एक तो हमारा बच्चों यहाँ पे यही आंसर हो गया क्योंकि हमसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करा रहा था। सेकेंड हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं कि इससे इसी को हम कंटिन्यू करके हम इसमें पी ए नॉट की जो वैल्यू दे रखी थी वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो दोनों जगह हमने पी ए नॉट की वैल्यू लगा दी, और इसको सॉल्व आउट करके पी ए की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो ये पी ए की वैल्यू है ये आपसे पूछी जा रही थी, तो आपके यहाँ पे दोनों आंसर्स निकल गए हैं जिसको मैंने मार्क कर दिया ब्रैकेट से। तो ये आपका एक तो ये आंसर हो गया, और आंसर दूसरा क्या हो गया, पी ए। तो यहाँ पे ये हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। इंटेक क्वेश्चन है आपका 1.10। क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mm mercury is 99.63 degree centigrade. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boil at 100 degree centigrade? देखिए नॉर्मली बच्चों वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट यहाँ पे आपको 750 मरकरी पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर इसमें हम सुक्रोज ऐड कर दे, तो आपने देखिए बच्चों पढ़ा है, देखिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास कोई लिक्विड या वाटर कुछ भी है, अब इसका इन्होंने जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहा कि 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम जानते हैं कि अगर हम इसमें कोई चीज़ मिला देते, कोई चीज़ हम ऐड कर देते हैं सॉल्यूट के रूप में, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बनना क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही क्वेश्चन में यही कहा गया कि अगर हम इसमें सुक्रोज ऐड कर देते हैं 50 ग्राम ऑफ वाटर में, 50 ग्राम ऑफ वाटर में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाता है बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं 100 डिग्री, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट
अगर कोई चीज मिलाने पे बढ़ रही है तो वो कहलाता है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ पे निकालेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से। और ये कैसे निकलेगा आपका 100 डिग्री में से 99.63 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.37। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितना इसमें सुक्रोज मिलाया जाए, तो हमने मान लिया कि इसमें कितना सुक्रोज मिलाते हैं, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। मान लो हम इसमें m ग्राम सुक्रोज मिलाते हैं और कितने ग्राम वाटर का मास दे रखा है, वाटर का मास है आपका 500 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का लगेगा, जो कि यहाँ पे आपका राइट साइड में स्क्रीन पे लिखा हुआ है, डेल्टा टी बराबर के बी इंटू एम। के बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और एम का मतलब होता है मोलैलिटी। तो देखिए यहाँ पे मोलैलिटी निकालने के लिए बच्चों आपके पास फिर जरूरत पड़ेगी किसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसको निकालने के लिए आपको मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सुक्रोज का मोलर मास और कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो देखिए मोलर मास आपको निकालना आता है, कार्बन का होता है 12 और कितने कार्बन है 12, हाइड्रोजन का 1 और कितने हैं यहाँ पे 22, ऑक्सीजन का कितना है बच्चों 16 और कितने ऑक्सीजन है 11। तो सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका मोलर मास आ जाएगा सुक्रोज का। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला आपका डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम है। अब के बी कहाँ से लाएंगे, तो देखिए वाटर के केस में के बी की वैल्यू गिवन होती है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के बी फॉर वाटर के लिए कितना होता है 0.52। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.52, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को लगा देंगे। और m यहाँ पे कैसे निकालेंगे, m निकालने का मतलब है मोलैलिटी, और मोलैलिटी कैसे निकलेगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, m के लिए लिख दिया हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और अब देखिए हमने वैल्यू कौन कौन सी लगा दी है, डेल्टा टीबी जो कि हमने ऊपर निकाल के रखा हुआ है तो ये इसकी वैल्यू लगा दी। केवी की वैल्यू वाटर के लिए कहाँ से आई बच्चों, तो वाटर के लिए केवी की वैल्यू आपकी ये वाली पार्ट आपको जो कांस्टेंट गिवन है तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू लगा दी है। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या लगाते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए हमें मास ऑफ सुक्रोज तो पता नहीं है तो हमने इसको लेट कर लिया कि इसका मास कितना है बच्चों m है, और इसका मोलर मास हमने निकाल रखा है कितना है 342। और मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो वाटर का कितना मास दे रखा है 500 ग्राम। लेकिन यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में, क्योंकि सॉल्वेंट को हमें केजी में लेना होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1/2, और 2 पलट के कहाँ चले जाएगा आपका ऊपर, तो यहाँ पे 2 पर चला गया, और जो 342 था वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, m के लिए फॉर्मूला बना लिया हमने, m के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे 2 और ये 0.52 कहाँ जाएगा डिवाइड में। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमने क्या करा बच्चों, इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर ली, आप चाहे तो इसको काट पीट भी कर सकते हैं, और फिर जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें मास ऑफ सुक्रोज पता चल गया। तो मास ऑफ सुक्रोज की वैल्यू कितनी हो गई 121.6 ग्राम। क्वेश्चन नंबर है 1.1 एनसीईआरटी का टेस्ट क्वेश्चन हम जैसे कि कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड, इसका फॉर्मूला दे रखा है C6H8OS to be dissolved in 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और KF की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं बच्चों की ये लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। इसी चीज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है तो उसी चीज को बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आप जानते हो जो कोई भी चीज अपने अंदर क्या कर सकता है, सॉल्यूट को क्या कर सकता है बच्चों, डिसॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में
जो सॉल्वेंट दे रखा है वो क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो है आपका एसिटिक एसिड है। और इसका कितना वेट दे रखा है बच्चों यहाँ पे, 75 ग्राम, सॉरी 75 ग्राम। और ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। ठीक है। अब इसमें हमने बच्चों डिसॉल्व कर रहे हैं क्या चीज, सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं उसके रूप में यहाँ पे क्या हमारा एस्कोर्बिक एसिड। तो हम यहाँ पे क्या डिसॉल्व कर रहे हैं बच्चों, एस्कोर्बिक एसिड है। इसका फॉर्मूला दे रखा है C6H8O6। ठीक है। इसी का मास आपको निकालवा रहा है, मास आपको इसका बताना है कि इसमें कितना हमने डिसॉल्व किया ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाए। अब आप एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे मेरे पास सपोज प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है। इस प्योर वाटर को मैंने फ्रीज कर लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, आइस में। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं इसको, ये वाटर था हमारे पास, क्या था, प्योर वाटर था H2O। अब मैं अगर इसको क्या करता हूँ, मेल्ट करता हूँ, तो मेल्ट के लिए कोई टेम्परेचर देना पड़ेगा। मान लो मैंने 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये पूरी आइस हमारी मेल्ट हो जाती है। अब इसमें अगर हम कोई चीज ऐड कर दे, फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या ऐड करते हैं, शुगर हमने ऐड कर दी जो कि सॉल्यूट है। तो जब इसमें ऐड करेंगे और फिर से इस वाटर को, उतने ही वाटर को हम फ्रीज करेंगे और फिर फ्रीज करके फिर दोबारा जब मेल्ट करेंगे तो हम नोटिस करेंगे बच्चों, अब इसको मेल्ट करने के लिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत नहीं होगी बल्कि इससे कम की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज हम मान लेते हैं 1.8 डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखेंगे कि पहले से इसका टेम्परेचर गिर गया, पहले था 2, अब कितना हो गया 1.8, तो डिफरेंस आ गया 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितना मेल्टिंग पॉइंट गिर गया उसी चीज को हम बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको हम डेल्टा TF से लिखते हैं। और यही कहलाता है हमारा लोअर मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे बच्चों आपको दे रखा है एस्कोर्बिक एसिड का मास दे नहीं रखा है, बल्कि पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड, जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है सॉल्वेंट के रूप में एसिटिक एसिड दे रखा है, जिसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और इसका मास कितना है आपका 75 ग्राम है। नेक्स्ट आपको बच्चों यहाँ पे कितना इसमें मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको लिखेंगे डेल्टा TF, वो आपको दे रखा है 1.5। और नेक्स्ट आपको दे रखा है KF। अब KF को हम क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये बहुत सारे मैंने नाम लिख रखे हैं, मोलर डिप्रेशन, और ये सब आपके नाम यहाँ पे लिखे हुए, आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये KF की वैल्यू आपको दे रखी है। अब देखिए हमें मेन रूप से इसका फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, डेल्टा TF का। तो चलिए राइट स्क्रीन पे हम आते हैं, राइट साइड में। तो डेल्टा TF निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें KF है। अब यहाँ पे KF के साथ क्या M है, M को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी हमें जरूर चाहिए होगी क्योंकि अभी तक हमारे पास मोलरिटी नहीं है। तो मोलरिटी निकालने के लिए अगर हम मोलरिटी के फॉर्मूले पे देखें तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए चाहिए होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब हमें कहानी समझ में आ गई कि जो आपका यहाँ पे सॉल्यूट दे रखा है, पहले हम उसका क्या निकालेंगे बच्चों, मोलर मास निकाल लेंगे। फिर ये क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहले सबसे पहले मोलर मास निकाल के रख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फॉर्मूला आपका जो दे रखा था C6H8O6 जो सॉल्यूट के रूप में है, इसका हम मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास सभी बच्चों को निकालना आता है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। कार्बन का 12 होता है, कितने कार्बन है, 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 8। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6। और कितने एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने है, 6। इन सबको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास मोलर मास आ जाएगा किसका बच्चों, सॉलिड का। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। M का मतलब मोलिटी है। तो डेल्टा TF और KF तो हमें पता है, जो नहीं पता है पहले हम उसकी बात करते हैं। हमें M के बारे में नहीं मालूम है, तो M क्या कहलाता है, मोलिटी। और मोलिटी का फॉर्मूला आपका कहाँ से आया बच्चों, ये आया, मोलिटी का फॉर्मूला कूद के यहाँ पे आ चुका है। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्वेंट इन kg। अब मोल्स नहीं पता है तो बच्चों यहाँ पे अब देखिए मैंने क्या क्या करा। डेल्टा TF आपके पास क्या था, डेल्टा TF कहाँ है भाई, डेल्टा TF ये है। KF कहाँ है भाई, KF आपके पास 3.9 है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, तो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए सॉल्यूट का
गिवन मास तो पता नहीं है, तो हम इसको कितना मान लेते हैं, एम लेट कर लेते हैं। तो ये इसका गिवन मास हो गया। और मोलर मास तो भैया हमने निकाल के रख लिया था, कितना था, 176। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वो भी केजी में, लेकिन आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 75 ग्राम में दे रखा है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। अब सब कुछ हम लगा देते हैं, तो लगाने के बाद अननोन के रूप में हमारे पास सिर्फ एक क्वांटिटी है, वो क्या है, एम, जिसको हमें फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा इसको हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज हमने क्या करा कि जो 1000 था उसको हम ऊपर ले गए, और जो 176 था उसको हम नीचे ले गए, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया ऊपर, 3.9 एम इंटू 1000। और ये अब यहाँ पे अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 थ्री जा, और 25 को इससे करते हैं तो ये 40 आता है। तो उतना करने के बाद हमारे पास ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्दर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे अगर और कैलकुलेशन करते हैं तो 3 से 3.9 काटेंगे तो 1.3 आ जाएगा, और 4 से काटेंगे तो ये 10, और 4 4 जा 16, और 1 4, तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम m को इक्वेट कर लेते हैं, 1.3 कितना बचा हमारे पास, m इंटू 10 अपॉन 44। अब इससे m की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे आ गया, और m के साथ जो होता है वो डिवाइड में। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ से तो आप लोग कर लेंगे, तो उसको सॉल्व करने के बाद बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू 5.077 ग्राम। और ये जो आपको फाइंड आउट करने को कहा गया था, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड, तो ये उसके लिए आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। क्वेश्चन है इन टेस्ट क्वेश्चन 1.12, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मेटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared dissolving 1 ग्राम of polymer of molar mass, दे रखा है आपको इन 450 ml of water at 337 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए जैसे कहता जा रहा है वैसे पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करने को क्या कहा गया, ऑस्मेटिक प्रेशर करने का आ गया। ये देखिए बच्चों में साइन बता दूं, ये स्मॉल पाई कहलाता है, और इस टाइप का जो साइन बनाता है तो ये कैपिटल पाई कहलाता है। तो इसको कैपिटल पाई को हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या दे रखा है, जो मास ऑफ पॉलीमर का दे रखा है, मास ऑफ पॉलीमर का कितना डिजोल्व कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, 1 ग्राम, और उसका हमें मोलर मास भी गिवन दे रखा है। मोलर मास कितना है, 185,000 है। ये आपका कितने वॉल्यूम में है, वॉल्यूम का मतलब आपके पास कितने वॉल्यूम में डिजोल्व है, 450 ml में, यानी कि ये आपका सॉल्वेंट हो गया और ये आपका हो गया सॉल्यूट। और टेम्परेचर भी गिवन है आपके पास कितना बच्चों, यहाँ पे कितने टेम्परेचर पे डिजोल्व कर रहे हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने करा कन्वर्ट किस में, केल्विन में, क्योंकि हमें निकालना है पास्कल में आंसर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ये कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इक्वल टू CRT। देखिए सी का, पाई को तो बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, सी का मतलब कहलाता है मोलरिटी, और आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो हमारे पास देखिए क्या क्या चीज इसमें से पता है, हमारे टेम्परेचर पता लग गया, आर की पता करने की जरूरत नहीं है, आर हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू हम लगा देंगे, और सी नहीं मालूम है तो सी निकालेंगे। सी क्या बताया जा रहा है आपको, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला आप ढूंढेंगे तो ये मोलरिटी कैपिटल एम ऊपर आ जाती है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सी की जगह नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिख दिया हमने, एन से, और अपॉन में क्या है, वॉल्यूम, जो कि आपका लीटर में लेना है, तो ये वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए गिवन मास आपको कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूट का कितना दे रखा है, 1 ग्राम, तो हमने 1 लगाया, और अपॉन उसका मोलर मास भी गिवन है आपको 185,000। तो ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर आपको दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें बच्चों, मिलीलीटर में, लेकिन आपको ये फॉर्मूला किसमें लगाना है, लीटर में, क्योंकि आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये मोलरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1000 से इसको डिवाइड कर लिया। कैलकुलेशन हम बाद में इकट्ठी कर लेंगे। और आर जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई।
अब ये सारी वैल्यू हम बच्चों किस फॉर्मूले में लगाते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने निकाल के रख रखा था इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसमें वैल्यू लगाते हैं, देखिए वैल्यू कैसे लगाई वो भी बता देता हूँ। एन है तो एन की वैल्यू थी 1/185,000, तो देखो ये एन की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था आपके पास बच्चों, तो वॉल्यूम था आपका 450/1000 था, तो इसको वॉल्यूम नीचे था तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर मैंने उल्टा करके लगा दिया। बात वही है, ये वॉल्यूम हो गया। फिर हम वैल्यू लगा रहे हैं आर की, आर की वैल्यू ये पूरी पूरी देखिए यहाँ पे ये लिखी हुई है। अब बचा टी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमारा कितना था 310 के था। अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, जो आपसे पूछा गया था। तो ये उसका आंसर आपका आ चुका है।